जय हिंद, नमस्कार। चक्रव्यूह में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। सीरिया में घमासान चल रहा है। महाशक्तियां आमने सामने आ गई हैं और महायुद्ध का खतरा पैदा हो गया है। पिछले कुछ दिनों से सीरिया का जो प्रकरण है, पूरी दुनिया के मीडिया पर और जो एनालिसिस्ट हैं, सबके मन में ये छाया हुआ है कि सीरिया का ये जो नया प्रकरण खड़ा हुआ है, इससे क्या होगा मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट पहले से ही बर्बादी के कगार पर खड़ा है। सीरिया उसमें से एक और कील ठोकने की तैयारी में है। अब मैं बात करता हूं इसका विवरण डिटेल में। आप जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो जरूर देखें। सीरिया के दक्षिणी इलाके में जो इस्लामी विद्रोही हैं, उन्होंने डेरा इलाके पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब वो राजधानी दमिश्क की ओर आगे बढ़ रहे हैं। डेरा वही इलाका है जहां पर 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद साहब के खिलाफ विद्रोह की पहली बार शुरुआत हुई थी। ये विद्रोहियों का दरअसल मुख्य रूप से गढ़ माना जाता है। विद्रोहियों ने तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स को भी लगभग लगभग अपने कब्जे में ले लिया है। वहां तक पहुंच चुके थे। पिछले 2 दिन 3 दिन पहले की खबर है। उन्होंने सेना से भी अपील की है, जो सीरिया की सेना है उससे भी कहा है कि देखो, पाला बदल लीजिए, आप मेरी तरफ आ जाइए, क्योंकि उधर दूसरी तरफ जो है कुछ मिलने वाला नहीं है और असद सरकार का तख्ता पलट करके मानेंगे। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि इस मौके का फायदा उठाकर जो कुर्द लड़ाके हैं, वो भी दौड़ पड़े हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, वो भी घेराबंदी कर रहे हैं। सीरिया के पूर्वी रेगिस्तान पर पूरी तरह से कुर्दों ने कब्जा कर रखा है। इस बीच में भारत की विदेश मंत्रालय ने सीरिया के इस घटना को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए ट्रेवल्स एडवाइजरी जारी की है। वहां की एम्बेसी ने कहा है कि सभी जो है, जो भी इंडियंस हैं, वो सुरक्षित जगहों पर रहें, वार जोन से बाहर निकल आएं, और जो बहुत जरूरी ना हो तो वार जोन में बिल्कुल भी ना जाएं। और हो सकता है कि अगर ये स्थिति बढ़ती रही तो भारत सरकार को वहां से लोगों को बाहर निकालने के लिए कोई मिशन चलाना पड़ सकता है, जैसे यूक्रेन और तमाम देशों में उसने पिछले दिनों में चलाया था। अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, तुर्की हो, जॉर्डन हो, ये सभी देशों ने अपने अपने लोगों को, अपने नागरिकों को वहां से बाहर निकलने की एडवाइजरी जारी कर दी है। और ये भी कहा है कि सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है उसकी हलचल पर हम पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। ब्रिटेन का एक जो सीरियन ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट है, उसने कहा है कि ये जो सीरियाई सरकारी सेना है, उसके साथ जो भयंकर हिंसक संघर्ष हुआ था, उसके बाद स्थानीय विद्रोही गुट सेना के कई ठिकानों पर कब्जा करने में कामयाब हो गए थे। यानी कुल मिलाकर के सेना जो है कमजोर पड़ रही है। और ये सीरियन ऑब्जर्वेटरी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दक्षिण की ओर डेरा के लगभग 90% इलाका, ये एडवाइजरी आने के पहले की बात है, विद्रोहियों के कब्जे में 90% इलाका जा चुका था। अब जो रिपोर्टें आ रही है, पूरा का पूरा डेरा इलाका विद्रोहियों के कब्जे में चला जा चुका है। केवल सान्यान्यन का इलाका जो गवर्नमेंट के पास या उसकी सेना के कब्जे में है, वही रह गया है और वहां भी विद्रोहियों का लगातार दबाव बन रहा है। सच्चाई यह है कि सीरिया की स्थिति पूरी तरह से अफगानिस्तान जैसी हो गई है। आपने देखा था, समाचार एजेंसी राइटर्स भी इस बात को कोट कर रही है कि विद्रोहियों और सेना के बीच एक समझौता हो गया है, क्योंकि सेना लड़ पाने में सक्षम नहीं है और डेरा से पीछे हट चुकी है पूरी तरह से। सेना अधिकारियों को और सीरियाई सेना को दमिश्क तक जाने के लिए, पीछे हटने के लिए सुरक्षित रास्ता भी दे दिया गया है विद्रोहियों की ओर से, ये भी खबर आ रही है। ये सब ठीक वैसे हुआ है जैसे अफगानिस्तान में हुआ था। जैसे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, जैसे ही अमेरिका वहां से इकोवेट करता है, अमेरिका वहां से बाहर निकलता है, अपनी सेना को बाहर होने का आदेश देता है, वापसी का आदेश देता है,
सबसे पहले राष्ट्रपति काबुल छोड़ करके रुपया पैसा लेके हवाई जहाज में जो भी कुत्ता बिल्ली पाले थे सब लेकर के भाग खड़े होते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे ही सीरिया में मामला गंभीर हुआ, वहां के जो नेता है राष्ट्रपति असद साहब है, वो भाग करके जान बचा के रूस पहुंच गए हैं। और सेना, जब कमांडर ही मैदान छोड़ दे तो सेना भला क्यों लड़ाई लड़ेगी। और सेना भी लड़ने से पूरी तरह भाग रही है। सीरिया में फिर एक बार कट्टरपंथियों और आतंकवादियों का राज वापस आ रहा है, जैसे आईएसआईएस का राज वापस आया था। बड़े मुश्किल से अमेरिका ने उसको थोड़ा कमजोर किया था। अब मैं राजनीतिक और सांकेतिक तौर पर आतंकवादी जो आतंकवादियों के कब्जों में इलाके चले गए हैं, चाहे डेरा की बात हो, चाहे अन्य क्षेत्र की बात हो, दमिश्क भी उनकी पहुंच में काफी हद तक आ चुका है। इनकी अहमियत की मैं बात करूं तो ये इलाका जो है जॉर्डन की सीमा से लगे हुए मुख्य जो क्रॉसिंग है, जहां से सीमा पार किया जाता है, उसके लगभग करीब है। यानी ये इन्फ्लुएंस अब जॉर्डन पर भी होने वाला है। पिछले हफ्ते इस्लामी विद्रोहियों ने चौंकाने वाली कार्रवाई की है और चौंकाने वाली कार्रवाई करते हुए बहुत तेजी से अलेप्पो शहर पर कब्जा कर लिया था। मतलब एक ऐसा सरप्राइज अटैक किया था, धावा किया था, जैसे हमास ने इजराइल पर धावा किया था। हालांकि हमास ने इजराइल पर कब्जा करने के लिए धावा नहीं किया, क्योंकि उसकी हैसियत नहीं है इजराइल पर कब्जा करने की। वो केवल और केवल इजरायली लोगों का मैक्सिमम नुकसान पहुंचाने की नीयत से किया था। लेकिन यहाँ पर जो सीरियाई आतंकवादी हैं, उन्होंने कब्जा करने की नीयत से पूरा कार्रवाई करते हुए अलेप्पो सिटी पर कब्जा कर लिया था। और अलेप्पो के लगभग 110 किलोमीटर के दक्षिण में हमा शहर है। हमा में 10 लाख लोग रहते हैं और विद्रोही हमा पर भी कब्जा कर चुके हैं, ये रिपोर्ट आ रही है। तीसरे सबसे बड़े शहर जो होम्स है, होम्स के भी नजदीक पहुंच चुके हैं। यानी अब उनके टारगेट पर होम्स है और दमिश्क है, दो बड़े शहर उनके टारगेट पर है। सीरिया का अगर भारत से साथ संबंध देखें, उनका कनेक्शन देखें, तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक लगभग सभी सरकारों के साथ, सभी राष्ट्राध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों, गवर्नमेंट के साथ सीरिया के संबंध कुल मिला के अच्छे रहे हैं। वर्तमान में भी कई परियोजनाएं इन दोनों देशों के सहयोग से चल रही है, दोनों देशों के समझौते में चल रही है। 2022 में भी सीरिया में विदेश मंत्री वहाँ के जो फैसल मकदाद हैं वो आए थे भारत में, और यहाँ पर उन्होंने विदेश मंत्रालय के साथ मिल करके कई समझौते किए थे। एक पावर प्लांट का समझौता हुआ था, एक स्टील प्लांट बनाने के लिए भी समझौता हुआ था। 28 करोड़ डॉलर सीरिया को भारत सरकार ने मदद भी दिया था। ये सारी चीज किया था, यानी सीरिया में जन सामान्य ठीक हो, वहां की स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई थी। सीरिया पूरी दुनिया का वो क्षेत्र है जहां सबसे अधिक बदतर स्थिति इसी गृह युद्ध और आतंकवाद के कारण हुई थी। उसको ठीक करने में भारत भी मदद कर रहा था सीरिया को। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं महाशक्तियों की भूमिका का। देखिए होता क्या है ना कि एक एक बड़ी पूरी कहावत है कि जो है झगड़े में जब बंदर को बांटने के लिए दे दिया जाए, तो बंदर बांट, कहता है ना, एक कहावत है कि वो किसी को देता नहीं है, वो तराजू में उसमें डालेगा, पलड़ा भारी होगा उसमें नोच के खा जाएगा, फिर दूसरा में पलड़ा भारी होगा उसमें नोच खा जाएगा। ये महाशक्तियों का जो खेल है, ये केवल यही बंदर बांट का है। रूस ने तो बाकायदा एयर स्ट्राइक कर दिया है सीरिया पर, रूस के वहां पर बेसेस भी हैं। अल असद साहब जो उनके राष्ट्रपति जो भाग के गए रूस में, उनके साथ रूस का बड़ा टाई अप है और उन्होंने उनके पक्ष में हमले किए हैं। ईरान भी अपनी सेना उतार रहा है। असद साहब शिया हैं, ईरान जो है भी शिया देश है, और ईरान और रूस ये सब असद साहब के साथ खड़े, उनके सपोर्ट में खड़े हैं। और हिजबुल्ला भी, हिजबुल्ला जो ईरान का पालतू है, वो भी असद के साथ ही लड़ता रहा है। असद इसलिए वहां पर मजबूती स्थिति में बने रहे क्योंकि ईरान हो या हिजबुल्ला हो या जो है रशिया का समर्थन हो, ये सब चीजें जो है उसको मिलती रही है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरह इजराइल ने हमास के साथ साथ हिजबुल्ला की भी गर्दनें तोड़ी है, उसको कमजोर कर दिया है, मिलिट्राइज कमजोर कर दिया है, उसके पास स्ट्राइक पावर अब ज्यादा रही नहीं है। इसलिए सीरिया में हिजबुल्ला की गतिविधियां लगभग लगभग कमजोर पड़ गई हैं और वो ज्यादा कुछ मदद नहीं कर पा रहा है उनकी जो है। तो अब ये भी बताया जा रहा है कि टर्की भी कूदा हुआ है।
टर्की जो है वो सुन्नियों की मदद कर रहा है, आंदोलनकारियों की मदद कर रहा है, उसके समर्थन में खड़ा है। जाहिर सी बात है, एक तरफ ईरान जाएगा, दूसरी तरफ टर्की जाएगा, दोनों का आपस में छत्तीस का आंकड़ा रहता है। कुर्द की अपने आप एक प्रॉब्लम है, वही मौका देख के कुर्द भी जो है अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जितना ज्यादा जमीन मिल जाए, तो जमीन के लिए लड़ ही रहे हैं इतने वर्षों से। अमेरिका भी अपने प्रभुत्व को लेकर के चिंतित है इस रीजन में, उसकी सेनाएं अलर्ट मोड में हैं, वाशिंगटन के आदेश का इंतजार कर रही हैं, और इजराइल मौके का फायदा उठाने से नहीं चूक रहा है। हमास, हिजबुल्लाह सहित जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, सबको एक एक करके निपटाने में लगा हुआ है, और इन सब का खामियाजा धीरे 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 पूरे मिडिल ईस्ट को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो कुछ देश जो बचे खुचे हैं, आने वाले समय में उसको भी ये भाई लोग शांति से नहीं रहने देंगे, वहां भी आतंकवाद का धीरे धीरे प्रभाव बढ़ेगा, और उस देश पर भी गृह युद्ध का बादल मंडराएगा। मैं इस चैप्टर को यहाँ विराम देता हूं। आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।